शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश महोदय जी, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी कक्षा की श्रृंखला में हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका प्रणाम, अभिनंदन। और सभी छात्रों की तरफ से सर के चरणों में प्रणाम। और मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो कक्षा को प्रारंभ करें। क्या हम प्रारंभ कर सकते हैं? जी सर, कक्षा प्रारंभ। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। जी सर। हाँ, ठीक है। कल जहाँ हमारा विषय समाप्त हुआ था, वहीं से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। तो कल हमने सिर्फ 4 प्रश्नों के आधार पर चर्चा की थी, और आज मैं बाकी जो 6 प्रश्न हैं उनके आधार पर अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। तो इसमें काफी इस बार थोड़े प्रश्न जो है वो 1-2 काफी सरल प्रश्न हैं, उनको हम कम ही चर्चा में लेंगे, और बाकी कुछ विषय ज्यादा है उसकी दृष्टि से मैं चर्चा करूंगा। अब हमारा जो 5वां प्रश्न था वह है, प्रभावी शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। ये एक सरल श्रेणी का प्रश्न है, और विशेष रूप से जब मैं इतनी सारी चर्चा अभी तक कर चुका हूँ तो ये विषय बहुत सरल बन जाता है। वह यह है कि गतिशील परिवेश का निर्माण करना ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, और बाकी जो 3 विकल्प हैं वो ठीक नहीं है। सुनियत उद्देश्यों का अनुपालन करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक आवश्यक नहीं है। हम कुछ शिक्षण विधियां ऐसी होती हैं जिन शिक्षण विधियों में हम जो भी उद्देश्य बनाए हैं उनको ठीक वैसा ही उनका पालन कर पाते हैं, और कहीं कहीं पर गतिशीलता और सामाजिक अंतःक्रिया संबंधित जो शिक्षण विधियां हैं उनमें हम एकदम जिन उद्देश्यों को हमने बनाया था उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, कोई संशोधन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कभी कभी गतिशील परिवेश में ये शामिल है कि जो भी हम उद्देश्य बनाएंगे उन उद्देश्यों में परिवर्तन भी आ सकता है। गतिशीलता का अर्थ ही होता है ऐसा परिवर्तन जो सतत हो रहा है, या कुछ जगह इसकी परिभाषा इस प्रकार से मिलती है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें गुणात्मकता है, क्वालिटेटिव जो चेंजेस हैं, परिवर्तन, उनको गतिशीलता कहा जाता है। तो जो वास्तव में एकदम सटीक आपने नियमों का निर्धारण कर दिया है, उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया है, उसके अनुरूप ही आप पालन करेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। होना चाहिए लेकिन सर्वाधिक आवश्यक नहीं है। ये एक दृष्टि से देखा जाए तो आपको सारे विकल्पों में तुलनात्मक अपेक्षा से चिंतन करना पड़ेगा कि कौन इनमें सबसे ज्यादा आवश्यक है। विषय ज्ञान का प्रभावी अंतरण ये भी होता है, लेकिन आपको पता होगा कि विषय ज्ञान का प्रभावी अंतरण ये जो एक उद्देश्य लेके यदि हम शिक्षण करते हैं तो ये प्रभावी शिक्षण नहीं माना जाता, क्योंकि ये एक अध्यापक केंद्रित शिक्षण की तरफ हमको ले जाता है, क्योंकि विषय ज्ञान अभी विद्यार्थियों के पास नहीं है। कल भी मैंने एक विषय आपके सामने रखा था कि हमेशा विद्यार्थी जितना परिपक्व है उससे कहीं ज्यादा तो उसका अध्यापक परिपक्व होता है, अगर परिपक्वता की दृष्टि से बात करें। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी जो अपरिपक्वता है हम उसके आधार पर उसका वर्गीकरण कर दें। कहने का मतलब ये कि विषय ज्ञान का ज्ञाता निश्चित रूप से अध्यापक रहेगा, लेकिन विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानता है, इस दृष्टि से हम बात करेंगे तो फिर पूरा का पूरा शिक्षण एक अध्यापक केंद्रित शिक्षण हो जाएगा, और हम डेप्थ में हम बात करते हैं तो वह विषय वस्तु केंद्रित शिक्षण हो जाएगा, जो ठीक नहीं है। और आप आजकल विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण की बात करते हैं, तो विषय ज्ञान का प्रभावी अंतरण, ट्रांसफर होना,
जैसे कल हमने एक विषय लिया था कि एक परिपक्व व्यक्ति एक कम परिपक्व व्यक्ति पर जो प्रभाव डालता है, उस अवस्था को हम शिक्षण कह सकते हैं। तो वह बात यहाँ पर दोबारा आपको स्मरण में लानी चाहिए, और सिर्फ विषय ज्ञान का प्रभावी अंतरण करना प्रभावी शिक्षण नहीं होता। साझा हस्तांतरण यदि हम कर पाए तो वह कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है। संप्रेषण की कुशलता भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गतिशील परिवेश का निर्माण होना। तो गतिशील परिवेश के निर्माण में बहुत सारे विषय शामिल हो जाते हैं, विशेष रूप से एक ऐसा परिवेश जिसमें शिक्षण विधियां निरंतर बदल रही हैं। अभी एक दिन नवाचार के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। तो गतिशील का मतलब यही होगा कि कैसे हम अपने शिक्षण विधियों में नवाचार को लेकर आए या नई नई विधियों को लेकर आए। तो गतिशील का मतलब ये होगा कि नई विधियां हो, नया परिवेश हो, और उसमें नई विषय वस्तु भी हो, और इस विषय वस्तु का निर्धारण सिर्फ अध्यापक न करे, विद्यार्थी भी करें। तो गतिशील परिवेश ज्यादा सामाजिक और ज्यादा विद्यार्थी केंद्रित है, इसलिए यह विकल्प उपयुक्त मुझे लगता है। अगला जो प्रश्न है वह है प्रभावी शिक्षण की मुख्य विशेषता नहीं है। ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, और अच्छा ये है इस विषय में कि करीब 47 अनुक्रियाएं मुझे मिल चुकी हैं, उनमें से 22 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। वह यह है कि मानक परिणामों का लक्ष्य होना प्रभावी शिक्षण की मुख्य विशेषता नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यदि मानक परिणामों का यदि आप लक्ष्य मान के काम करेंगे तो एक तरीके से ये समावेशी शिक्षा के बहुत विपरीत चला जाता है। और मैं अभी भी जस्ट आपको पढ़ाने से पहले दोपहर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट जो फाइल आई है करीब 100 पेज के आसपास हिंदी माध्यम में, उसको पढ़ रहा था। तो वहां पर तो समावेशी शिक्षा का जो विषय है वो बहुत ज्यादा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से है। लेकिन अगर हम शिक्षण प्रक्रियाओं में समावेश की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर विद्यार्थी की सीखने की अपनी जो गति है उस गति को देना पड़ेगा, और हम हर विद्यार्थी की सीखने की गति पर ध्यान देते हैं तो हमें मानक जो लक्ष्य हैं उनके स्थान पर निकट क्राइटेरिया अपनाने पड़ेंगे। आपने इस सारे विश्लेषण को मानक संदर्भित परीक्षण और निकट संदर्भित परीक्षण की दृष्टि से देखा होगा कि जब मानक तय कर देते हैं तो फिर हम हर विद्यार्थी को एक निश्चित दृष्टि से देखते हैं कि हर विद्यार्थी को इतना ज्ञान होना चाहिए, और फिर उसके आधार पर समस्या ये होती है कि हम तुलना करना चालू कर देते हैं कि कौन कक्षा में नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, या कौन फर्स्ट ग्रेड है, कौन सेकंड ग्रेड है। तो मानक उद्देश्यों के साथ, ये मानक परीक्षणों के परिणामों के लक्ष्य के साथ ही मानक संदर्भित परीक्षण भी आ जाते हैं, और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वह पाठ्य वस्तु केंद्रित हो जाती है, शिक्षक केंद्रित हो जाती है, विद्यार्थी केंद्रित वह नहीं रह पाती। लेकिन मुख्य विशेषता है कि जो भी प्रभावी शिक्षण होगा वह लचीली उसकी एक पद्धति होगी, लचीली उसकी योजना होगी। लचीली योजना का तात्पर्य पूर्व दृष्टि से स्वीकार करना आप लोग कि वह जो भी परिवेश से उस योजना के अनुरूप जो परिवेश बनाया जाएगा उसमें कठोरता नहीं होगी, उसमें नई नई विधियों का समावेश हो सकता है, नए उद्देश्यों का समावेश हो सकता है, और विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि का सही परिचय भी प्रभावी शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का परिचय भी। अब अधिगम शैली अपने आप में विषय बहुत व्यापक है, इसमें मैं ज्यादा नहीं इसकी व्याख्या करूंगा वरना पूरा बहुत सारा विषय छूट जाएगा। लेकिन अधिगम शैली से तात्पर्य ये है कि हर विद्यार्थी के सीखने का तरीका अलग होता है। कुछ विद्यार्थी क्रिया प्रधान तरीके से सीखते हैं, तो कुछ संज्ञानात्मक क्रियाओं से सीखते हैं, कोई सामाजिक रीति से, या आजकल की भाषा में कहूँ तो कुछ तकनीकी माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का यदि हमको परिचय है तो हमें किस प्रकार की शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए ये बहुत हद तक तय हम कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों की जो अधिगम शैलियों का एक विभिन्नता, उसका हमें परिचय होना ही चाहिए, तभी हमारा शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है। तो ये 2 प्रश्न ऐसे थे जिनके बारे में मुझे ज्यादा आज व्याख्या नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये कुछ प्रश्न सामान्य है जिनके बारे में आप पहले से ही
जानते होंगे। अब जो 7वां प्रश्न है इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल करूंगा और कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर संदर्भ ग्रहण करूंगा। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह था कि रचनात्मक भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए क्या अनुचित होगा? अगर आप रचनात्मक भाषा शिक्षक की दृष्टि से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके लिए अनुचित ये है कि आप पुनर्बलन और अनुकूलन कंडीशनिंग बेस्ड जो एक परिवेश है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये ठीक नहीं होगा। मैं एक एक विकल्प पर थोड़ी चर्चा करूंगा। पहले तो मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं कि बाकी विकल्प सही क्यों हैं। बाद में मैं चर्चा करूंगा कि ये विकल्प गलत क्यों है। बाकी विकल्प विद्यार्थियों की बौद्धिक सक्रियता। विद्यार्थियों की बौद्धिक सक्रियता का सीधा सा जो संबंध है वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से है। और पियाजे के सिद्धांत को हम जानते हैं कि सभी उसकी जो पूरी संरचना जो है वह विद्यार्थियों की जो मानसिक सक्रियता है, सूचनाओं का एक तरह से प्रोसेस करना, उनको स्टोरेज करना, उनको रिट्रीव करना और पुनः प्राप्ति जो कहते हैं, इस पर पूरी प्रक्रिया संरचित है। और उसमें एक क्रमबद्धता भी है। वस्तु स्थायित्व को देखें या दूसरी अवस्था में हम भाषा ज्ञान को देखें, तीसरी अवस्था में हम गणितीय योग्यता को देखें और चौथी अवस्था में अगर हम बात करें जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में बताई है उसमें अमूर्त चिंतन या प्राक कल्पनात्मक चिंतन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग पर एक विद्यार्थी कार्य करता है या उसका संज्ञानात्मक विकास पर जो अंतिम चौथी अवस्था मानी गई है वह उसमें संज्ञानात्मक रूप में वो प्राक कल्पनाओं का निर्माण करता है। तो ये पूरा का पूरा जो अधिगम का एक स्वरूप है, उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसमें बौद्धिक सक्रियता मुख्य है। और वस्तु स्थायित्व के बारे में बात करें या भाषा ज्ञान, कल भी मैंने इस विषय को लिया था कि भाषा का जो ज्ञान है, जब भी हम भाषा जानते हैं तो पूरी भाषा संज्ञानात्मक दृष्टि से उसका अध्ययन किया जाता है। तो विद्यार्थियों की जो बौद्धिक सक्रियता है वो एक तरीके से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण की तरफ हमको ले जाती है। जब हम ये मानते हैं कि विद्यार्थी सक्रिय हैं और कैसे सक्रिय हैं, अगर 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 एक अध्यापक, एक प्रश्न आगे भी आएगा इस प्रकार का कि एक अध्यापक व्याख्यान दे रहा है और विद्यार्थी चुपचाप उसकी बात को सुन रहे हैं, तो विद्यार्थी तो कह सकता है कि शायद वो निष्क्रिय है क्योंकि कोई अनुक्रिया नहीं कर रहा है, क्योंकि अनुक्रियाएं वस्तुनिष्ठ रूप से एक अभिलक्षण है व्यवहारवादियों की दृष्टि में कि वो सीख रहा है। लेकिन मानसिक रूप से चिंतन, जिसको प्राय वॉटसन से लेकर थॉर्नडाइक वगैरह ने तो रिजेक्ट ही किया है कि हम उनका मापन नहीं किया सकता है, इसलिए हमारी मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु से बाहर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में संज्ञानवादियों ने कहा कि नहीं, यदि कोई विद्यार्थी चुपचाप किसी व्यक्ति के व्याख्यान को सुन रहा है, जैसे आप मेरे व्याख्यान को अभी सुन रहे हैं, तो आप निष्क्रिय बैठे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप मेरी बात को सुनते समय आपका जो भी पूर्व ज्ञान है उससे मेरी बात को जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसी मुझे अपेक्षा है कि आप निश्चित रूप से मेरी बात को सुनते समय अभी तक आपने इस विषय में जो कुछ भी जाना है उससे इस विषय को जोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। तो या तो जोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे, तो यथावत यदि आप स्वीकार करते हैं तो वो असिमिलेट कर रहे हैं, अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अभ्युनुकूलन कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक बौद्धिक सक्रियता तो होती ही है, व्याख्यान सुनने में भी एक बौद्धिक सक्रियता है। और ये विद्यार्थी की बौद्धिक सक्रियता विशेष रूप से भाषा में बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक भाषा का अध्यापक जब विषय को पढ़ा रहा हो, श्लोक का गायन कर रहा हो और विद्यार्थी चुपचाप सुन रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो सक्रियता से उसकी यति, गति, लय इत्यादि पर ध्यान दे रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। एक तटस्थ रूप से अवलोकन करना भी संज्ञानवादियों की दृष्टि से कम सक्रियता वाला विषय नहीं है। दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया में सहभागिता। ये भी आपके लिए उचित ही है। विशेष रूप से भाषा शिक्षक के लिए तो बहुत ज्यादा, वो सलूजा जी अक्सर ये बोलते हैं कि कोई भाषा का शिक्षक ये कक्षा में आके बोले कि सब लोग चुप हो जाइए और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और भाषा को सीखिए।
सिर्फ चुप होकर बच्चा कैसे किसी भाषा को सीख सकता है, जबकि भाषा को सीखने का मतलब ही है बोलना का प्रयोग करना, कक्षा के अंदर प्रयोग करना। जब कक्षा के अंदर प्रयोग नहीं करेगा तो कक्षा से बाहर किस तरह से करेगा। तो सामाजिक अंतःक्रिया में सहभागिता, ये रचनावादियों में, समाजवादी जो रचनावादी हैं और खास पॉस्टनर जिन्होंने मानवतावादी रचनावाद दिया, उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट बंडूरा के बारे में भी मैं बात करूंगा, जो जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो उन्होंने भी कहा, एक विचित्र बात उन्होंने ये कही कि अनुकरण करते हैं, लेकिन अनुकरण करते समय हम चयन करते हैं कि हम किस व्यवहार को एक निदर्श, मतलब एक मानक के रूप में स्वीकार करेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब सामाजिक अंतःक्रिया में कोई विद्यार्थी चुपचाप किसी बात को सुन भी रहा हो, तब भी वह अनुकरण करने का प्रयास करता है, लेकिन वह अनुकरण व्यवहारवादियों की तरह यांत्रिक नहीं होता। इसलिए देखा जाए तो रॉबर्ट ने अनुकरण की बात कही, और अनुकरण की बात करते समय भी उसको व्यवहारवादियों में नहीं रखा जाता। खासकर एसपी गुप्ता जी की मैं किताब पढ़ रहा था, उन्होंने उसको संज्ञानवादियों में रखा। कारण क्या है? अनुकरण कर रहे हैं, अनुकरण से सीख रहे हैं, लेकिन व्यवहारवादी नहीं है। क्यों? क्योंकि वंडूरा की दृष्टि में जब हम अनुकरण करते हैं तो 4 सोपान होते हैं। मैं चारों सोपानों की डिटेल में बात नहीं करूंगा, आपको किताबों से पढ़ना चाहिए। 2 सोपानों की बात करूंगा। पहला वो कहते हैं कि जब हम अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम एक प्रत्यक्षीकरण करते हैं, परसेप्शन करते हैं, और परसेप्शन जो है वह एक संज्ञानवादी प्रक्रिया है। परसेप्शन का अर्थ क्या है? अगर एक अध्यापक अपनी कक्षा में किसी श्लोक का गायन कर रहा है, या अध्यापक ने ये कहा कि 2 या 3 विद्यार्थी मिलके उसका गायन करिए श्लोक का, तो वो अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग प्रकार का गायन करते हैं। तो अब जो अन्य विद्यार्थी तटस्थ रूप से उस गायन को देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों के द्वारा श्लोक का जो गाना है, मतलब उसका जो एक यति इत्यादि से, यति पूर्वक इत्यादि से जो उसका गायन है, उसको देख रहे हैं, तो वो चयन कर रहा होता है कि ये विद्यार्थी ठीक गा रहा है कि ये विद्यार्थी ठीक गा रहा है। यदि अध्यापक को ही हम एक आदर्श रूप में स्वीकार करें, तो अध्यापक के गायन का अवलोकन करते समय भी विद्यार्थी ये प्रतिकरण करता है कि हमें कौन सा मौलिक जो कौन सी अच्छी पद्धति है या कौन सी अच्छी शैली है जिसका मुझे चयन करना चाहिए। तो ये प्रत्यक्षीकरण का परिणाम होता है कि वो अपनी स्मृतियों को सामने रखते हुए चयन करता है कि किस प्रकार से या किस प्रकार की शैली या किस प्रकार से उतार चढ़ाव या जो भी उसकी लय है, गति है, मुझे कौन सी गति लय है जिसका अनुकरण करना चाहिए। क्या मैं सारी गति और का क्या बोल सकते हैं अनुकरण कर सकता हूँ, या मुझे इन अलग अलग प्रकार की जो शैलियां हैं इनमें से किसी एक शैली का ही मुझे अनुकरण करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो सामाजिक अंतःक्रिया में जो सहभागिता है उसमें अनुकरण भी होता है, लेकिन अनुकरण से पहले हम संज्ञानात्मक रूप से प्रत्यक्षीकरण करते हैं, स्मृति का उपयोग करते हैं, तर्क का प्रयोग करते हैं, तब कहीं जाके हम अनुकरण करते हैं। इसलिए बंडूरा के सिद्धांत को संज्ञानवाद के सिद्धांत में रखा, ना कि व्यवहारवाद के सिद्धांत में। और शिक्षक की सहयोगात्मक प्रवृत्तियां, ये मानवतावादी रचनात्मक दृष्टि से मैं इस बारे में ये कहूंगा कि विद्यार्थी को एक मनुष्य की तरह अनुभव कर, उसको उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और सहयोगात्मक प्रवृत्तियां इस दृष्टि से है कि वह सीखना चाहता है और अध्यापक का कार्य है उस सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनना। तो आपने सहभागी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में चर्चा सुनी ही होगी। तो ये कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर प्याजे है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और सामाजिक अंतःक्रिया में लेव वाइगोस्की है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षक की सहयोगात्मक प्रवृत्तियों में
मैं ब्रूनर और असबेल की बात भी नहीं करूंगा, कभी समय रहेगा तो इसके बारे में चर्चा करूंगा कि कैसे विद्यार्थी अन्वेषण तो करता है, सीखना अन्वेषण की प्रक्रिया है, अन्वेषणात्मक अधिगम संप्रत्यय उन्होंने दिया। तो उस अन्वेषण करेगा कैसे वो, जब अध्यापक की जो प्रवृत्ति है वह सहयोगात्मक होगी, तभी कोई विद्यार्थी अन्वेषण कर सकता है। कल मैंने जेड जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इस संप्रत्यय की दृष्टि से भी इसकी चर्चा की थी। तो ये चर्चा इसलिए मैंने अभी की कि आपको बाकी जो 3 विकल्प हैं वो सही लगे और उचित लगे। और पुनर्बलन अनुकूलन का जो परिवेश है, पुनर्बलन अनुकूलन का जो परिवेश है, उसमें क्या अनुचित स्थिति है, इसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि पुनर्बलन की पूरी जो धारणा है वो पर्यावरणवादी जो परिवेश, जो जिन्होंने उद्दीपकों की व्यवस्था ही शिक्षण है, इस प्रकार का जो संप्रत्यय दिया, उनकी ये धारणा है। व्यवहारवादियों की भी धारणा है, और विशेष रूप से आप बॉटसन को पढ़िए, मैं कुछ दार्शनिकों को भी पढ़ रहा था उस व्यवहारवाद के आधार के इस दृष्टि से, डेकार्ट वगैरह या कांट। तो उन्होंने भी कहा कि मनुष्य यांत्रिक तरीके से सीखता है, और खासकर जेबी वॉटसन उन्होंने जो प्रयोग किए, फिर थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर ने जो प्रयोग किए कबूतरों पर, चूहों पर या कुत्तों पर, तो इस प्रकार के प्रयोग से ये उन्होंने सामान्य निष्कर्ष निकाला कि जैसे पशु सीखते हैं वैसे ही मनुष्य सीखता होगा। तो पशु मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर मनुष्यों पर पूरी तरह से लागू कर देना, और जिस तरीके से पुनर्बलन के द्वारा पशुओं में कोई वांछनीय व्यवहार, ये शब्द मैं बहुत ध्यान से प्रयोग कर रहा हूँ, वांछनीय व्यवहार की पुनरुक्ति हो सकती है, उस पुनरुक्ति के आधार पर ही जब पुनर्बलन दिया जाता है तो इस तरीके से एक श्रृंखला बन जाती है और ये व्यवहार का सीखना है। तो यहाँ पर यह विषय समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। खासकर कार्ल रोजर और मैस्लो, मैं 2 लोगों के पर आपके साथ शेयर करूंगा। कार्ल रोजर ने यह कहा है कि वस्तुतः हम परिवेश जन्य वस्तुओं को नहीं सीखते। जो भी एक परिवेश है, चाहे वो पुनर्बलन से युक्त परिवेश हो या अनुकूलन से तात्पर्य पावलोव की कंडीशनिंग से संबंधित कोई परिवेश हो, जो कंडीशनिंग के लिए बनाया गया हो, या कंडीशनिंग जिस परिवेश का मुख्य तत्व हो, और वो परिवेश हमको नहीं सिखाता, बल्कि आत्म संप्रत्तियों से हम सीखते हैं। इसलिए कार्ल रोजर्स ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया उसे सेल्फ थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। आत्म सिद्धांत शिक्षण का, अधिगम का आत्म सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि आत्म संप्रत्तियों का निर्माण कैसे होता है। उन्होंने कहा कि आत्म संप्रत्तियों का निर्माण होता है व्यक्तित्व से, मनोभावों से और अनुभूतियों से। कोई परिवेश नहीं सिखाता, अधिकरण हो सकता है। कोई व्यक्ति परिवेश में तो सीखता है, मैं अधिकरण को नजरअंदाज नहीं करूंगा, कि वरना मेरा पिछला जो वक्तव्य है कि सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए, वो उससे ही एक व्याघात हो जाएगा। परिवेश होता है, लेकिन परिवेश से नहीं सीखता, परिवेश में सीखता है। सीखता किससे है, हेतु क्या, मतलब एक साधक तम करण क्या है। अगर इसकी दृष्टि से हम बात करें, परिवेश में सीखना अलग विषय है और परिवेश से सीखना एक अलग विषय है। सीखता किसके द्वारा है, तो कार्ल रोजर बोलते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी की जो अपनी स्वयं की अनुभूतियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, अपने स्वयं का जो व्यक्तित्व है, उसके द्वारा सीखता है। वो जैसा चिंतन मनन करता है उसके द्वारा सीखता है। ऐसे मैस्लो ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है, मुझे ये बातें याद नहीं है इसलिए मैंने आज थोड़ा सा नोट करके रखा है। मैस्लो ने कहा है कि व्यक्तित्व के विकास में अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, परिवेश महत्वपूर्ण नहीं होता। उस किसी भी परिवेश में आप कितनी अभिप्रेरणात्मक दृढ़ता से उसमें तन्मय हैं, जुड़े हुए हैं, यह सीखने के लिए आपको मुख्य विधायक होता है। अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति अधिगम का मूलाधार है, ना कि परिवेश। परिवेश में सीखते हैं, लेकिन जिसके द्वारा सीखते हैं वो आपकी वैयक्तिक लक्ष्य है। यदि आपका खुद का लक्ष्य निश्चित नहीं है तो आपको किसी भी परिवेश में रख दिया जाए आप सीख नहीं पाएंगे।
तो व्यक्तिक लक्ष्य की प्राप्ति यदि जितनी जितनी ज्यादा स्पष्ट होगी, उतना ही ज्यादा आपका सटीक अधिगम होगा। और एक बात और मैस्लो ने कही, बहुत अच्छी है, कि अधिगम जो है वो मानवीय अभिप्रेरकों का परिणाम है। हम जानते हैं कि मैस्लो ने अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है, जो एक पदानुक्रम हायरार्की से काम करते हैं, और उन्होंने 5 अवस्थाओं को एक जन्मजात कहा। तो एक मौलिक दृष्टि से कहा कि हर व्यक्ति अभिप्रेरित होता है और जन्मजात अभिप्रेरित होता है, और जब जन्मजात अभिप्रेरित होता है तो वही अभिप्रेरणा उसके सीखने के लिए बहुत हद तक निर्णायक या विधायक होती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि पुनर्बलन, अगर आप और डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो ये है कि स्किनर और पावलोव में यद्यपि थोड़ा अंतर है, लेकिन मैं स्किनर की दृष्टि से बात करता हूं, तो उन्होंने जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, जिसके कारण उनके पूरे सिद्धांत को आर टाइप अनुक्रिया पर बल देने पर, अनुक्रिया अगर वांछनीय अनुक्रिया है तो पुनर्बलन दिया जाए, तो फिर वह वांछनीय अनुक्रिया की आवृत्ति बढ़ जाती है। एक प्रायिकता शब्द का प्रयोग करते हैं स्किनर, कि प्रोबेबिलिटी जो है अगर पुनर्बलन देने से वांछनीय अनुक्रियाओं की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाती है, और ये जो अनुक्रियाएं बढ़ जाती हैं तो एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं, और जो अनुक्रिया है, जो वांछनीय अनुक्रिया है, उन्होंने एक विषय और महत्वपूर्ण दिया है कि जो वांछनीय अनुक्रिया है वो अगली अनुक्रिया के लिए एक उद्दीपक का काम करती है। तो उन्होंने उद्दीपक को तो स्वीकार किया, लेकिन उद्दीपक शब्द ना प्रयोग करते हुए उन्होंने पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया। बात इतनी यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि स्किनर ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया, उसमें अभी भी उद्दीपकों का नियंत्रण न होने पर भी उन्होंने पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट्स का जो नियंत्रण है वह स्वीकार किया है। तो थॉर्नडाइक और पावलोव ने तो उद्दीपकों का चाहे वो अनुबंधित हो अनुबंधित, ये अलग विषय है, लेकिन उद्दीपकों का जो प्रभाव है या उद्दीपकों की जो एक उद्दीपकों का नियंत्रण है, एसआर लर्निंग के बारे में हम देखते हैं कि उद्दीपकों का नियंत्रण अनुक्रिया पर स्वीकार किया, और स्किनर ने उद्दीपकों के नियंत्रण के स्थान पर पुनर्बलन के नियंत्रण को स्वीकार किया। और ये उद्दीपक या पुनर्बलन है कहाँ? वस्तुवादी और विज्ञानवादी में कभी कभी इसमें कभी डिटेल में बात करूंगा कि इनकी मूल धारणाएं वस्तु जगत से किस प्रकार से इन्होंने ली है, और ये मानना है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण यदि होता है तो हम उसको मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखना कह सकते हैं। तो नियंत्रण होने के कारण व्यक्ति की अनुभूतियां या उसकी मनोदशाएं, उसके व्यक्तित्व से इतर बाह्य जगत की जो वस्तु स्थितियां हैं, उनके नियंत्रण होने के कारण ये पूरी की पूरी व्यवहारवादियों की जो धारणा है वो यांत्रिक बन जाती है। एसआर बॉन्डिंग की हम बात करें या आरआर बॉन्डिंग की करें, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्समेंट बॉन्डिंग की हम बात करें, लेकिन ये पूरी की पूरी धारणाएं फिर यांत्रिक बन जाती हैं, और उसमें जो मनुष्य है उसके खुद की जो एक चेतना शक्ति है, चिंतन शक्ति है, सृजनात्मकता है, आलोचनात्मकता है, उसकी 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 जो नवाचार युक्त प्रणाली है वो गायब हो जाती है। तो मैस्लो ने तो बहुत ज्यादा व्यवहारवाद, खासकर मानव मैस्लो, मेयर और मैकग्रेगर, प्रबंध शास्त्र में मैकग्रेगर हम लोग पढ़ते हैं, तो मैकग्रेगर इत्यादि ने तो काफी ज्यादा इस पर बल दिया है कि हम मनुष्य को मनुष्य माने, उसको पशु की तरह या यंत्र की तरह ना माने। तो पुनर्बलन और अनुकूलन का जो परिवेश है वो एक तरह से यांत्रिक परिवेश बन जाता है। अगर आपको पुनर्बलन दिया जा रहा है तो ये प्रायिकता होती है या अपेक्षा की जाती है कि आप वैसी अनुक्रिया करेंगे, और वहां पर जो व्यक्ति की मनोवृत्तियां हैं, अनुभूतियां हैं, उसकी उसकी वैयक्तिक सोच है, उसकी वैयक्तिकता है, वो खतरे में पड़ जाती है। तो इस दृष्टि से व्यवहारवादियों को आज हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, और उसकी जगह हम रचनावादियों को स्वीकार करते हैं, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति बहुत कुछ पहले से जानता है, और वह एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है, एक पशु की तरह नहीं है जिसको हंटर से हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हम तभी सिखा सकते हैं। एक विषय याद आया इस बीच में, मैं भूल रहा था लेकिन याद आया तो मैं पढ़ देता हूँ दोबारा। मैं एनसीएफ के पेज नंबर 16 को एक पैराग्राफ है, आप लोग थोड़ा ध्यान सुनेंगे तो आपको भी शायद से कुछ विषय स्पष्ट होगा। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं
जहां उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप जरूर एनसीएफ के इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़िएगा। विद्यार्थी परिवेश से नहीं सीखते हैं, परिवेश में सीखते हैं, वातावरण में सीखते हैं। लेकिन कैसे वातावरण में सीखते हैं? जहां उनको ये अनुभूति हो, जहां उनको ये एहसास हो कि वह महत्वपूर्ण है। हमारे स्कूल आज भी सभी बच्चों को ऐसा महसूस नहीं करवा पाते। ये फेलियर है। सीखने का आनंद व संतोष के साथ रिश्ता होने के बजाय हमारे विद्यालयों में क्या होता है? भय, अनुशासन व तनाव से संबंध हो तो यह सीखने के लिए अहितकारी हो जाता है। आज ये आवश्यक है कि हमारे सभी बच्चे यह महसूस करें कि वे सभी, उनका घर, उनका समुदाय, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति महत्वपूर्ण है। इन्हें अनुभव के ऐसे संसाधनों के रूप में देखा जाए जिन्हें विद्यालय में जांचा या विश्लेषित किया जाना है। एक पैराग्राफ में बहुत सारी बातें आ गई हैं। हम सामाजिक अंतःक्रिया का निर्माण करें, कैसे करें? ये पूरा प्रकरण इस दृष्टि से है एनसीएफ में कि हम संदर्भ क्या माने, अगर हम हमारा मुद्दा क्या हो, हम जिस विषय वस्तु पे बात करना चाहते हैं उस विषय वस्तु का स्रोत क्या होना चाहिए। क्या एक पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए? नहीं, पाठ्य पुस्तक अकेली नहीं हो, पाठ्य पुस्तक भी होनी चाहिए लेकिन पाठ्य पुस्तक मात्र नहीं। क्या वो कहते हैं, विद्यार्थी स्वयं जो वो सीखना चाहते हैं उसका स्रोत होना चाहिए। वे सभी, उनका घर, उनका समुदाय, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका आस पड़ोस। कि उसका परिवार महत्वपूर्ण है, उसकी भाषा महत्वपूर्ण है, उसकी संस्कृति महत्वपूर्ण है, उनकी विविध क्षमताओं को मान्यता मिले, यह माना जाए कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है। एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट, ये विविधता का बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है आप उसे स्वीकार करिए और उसका सम्मान करिए। सभी के ज्ञान एवं कौशलों तक पहुंच हो और वयस्क समाज उन्हें सबसे अच्छा करने योग्य माने। हम ये मान के चलें कि विद्यार्थी बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं। फिर आप पुनर्वलन अनुकूलन के एक यांत्रिक परिवेश में नहीं पढ़ेंगे। आप विद्यार्थियों की बौद्धिक सक्रियता है उसको बहुत महत्वपूर्ण मानेंगे और सामाजिक अंतरक्रिया पर बल देंगे और सहयोगात्मक जो प्रवृत्तियां हैं उन पर भी आप बल देंगे। अब मैं 8वें प्रश्न पर आता हूँ। इसमें मैंने पहले ही कहा था कि ये प्रश्न ऐसा था जिसमें मुझे स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, रॉबर्ट बंडूरा, कार्ल रॉजर्स, मैस्लो, स्किनर और एल्टन मेयो, मैकग्रेगर इत्यादि को भी लेना था, लेकिन मैं कभी बाद में किसी कक्षा में इसको स्वीकार करूंगा। 8वां प्रश्न ये है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? 22 नंबर पेज पर आपको एनसीएफ पढ़ना चाहिए। उसके फुटनोट में एक बात लिखी हुई है, फुटनोट जैसा एक छोटी सी पट्टी है कि अभिप्रेरक मुख्य कार्य है उसका। अभिप्रेरक मतलब मैंने कल भी कहा था वो फैसिलिटेट करता है। क्या फैसिलिटेट करता है इसके बारे में भी स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति के लिए या ज्ञान सर्जन के लिए वो अभिप्रेरणा देता है और व्याख्या और विश्लेषण करता है। किस चीज की व्याख्या विश्लेषण करता है? आपको दोबारा पेज नंबर 16 पे जाना चाहिए। वह इस चीज की व्याख्या करता है कि विद्यार्थी क्या है, उनका परिवार क्या है, उनका घर क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका आस पड़ोस क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है, उनकी अनुभूतियां क्या है, उनकी पूर्व स्मृतियां क्या है, वो अभी तक जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा की मुख्य विशेषताएं क्या है। इस बात का विश्लेषण कुल मिला के अगर इस उद्देश्य में देखा जाए कि विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक बनता है, इसका अर्थ यह है कि वह विद्यार्थी का जो भी आत्म है, उस सेल्फ, उसको समझ के उसके अनुरूप चर्चाएं आयोजित करता है, उसके अनुरूप शिक्षण विधियों का चयन करता है और ये कोशिश करता है। कल भी मैंने इसके बारे में ज्यादा विषय लिया था इसको कि वो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सक्रिय हो सके, इस प्रकार से वह प्रयास करता है। अगला प्रश्न, बाकी सटीक अधिगम हेतु प्रभावी रणनीति तय करना, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि सटीक अनुक्रियाएं फिर आपको यांत्रिक अधिगम और एक बाह्य या विषय वस्तु केंद्रित अधिगम,
या उद्देश्य केंद्रित अधिगम की तरफ ले जाएंगी, वो ठीक नहीं होगा। या अध्यापक केंद्रित विधियां भी आप इस कारण स्वीकार कर सकते हैं, जो प्रभावी शिक्षण का अभिलक्षण नहीं है। स्व अनुभव के आधार पर अधिकतम सहयोग प्रदान करना, यह भी एक गलत बात है कि अध्यापक को अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर नहीं, एक सामाजिक अनुभवों के आधार पर यदि होता है तो ये उपयुक्त होगा। और पाठ्यक्रम का सुनियोजित अनुक्रम तैयार करना, इसमें भी थोड़ी सी जो गंध है वो स्किनर की है, जिन्होंने प्रोग्राम लर्निंग कंसेप्ट दिया और ये कहा कि हम जो कुछ भी पढ़ाएं वो टुकड़ों में पढ़ाएं, जिसको बाद में गेस्टाल्टवादियों ने तो बहुत बुरी तरीके से खारिज किया कि ऐसा ठीक नहीं होता संप्रत्यों के निर्माण में। तो मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि पाठ्यक्रम का एक सुनियोजित अनुक्रम तैयार करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि आप अनुक्रम तैयार कर लेंगे तो फिर मैं उसी विषय को दोहराऊंगा कि विद्यार्थियों का पूरी तरीके से समावेश नहीं हो पाएगा और उनकी विविधता का संरक्षण भी नहीं हो पाएगा। अगला विषय लेता हूं मैं। फिर मेरा नवा प्रश्न था कि कौन से कथन सही हैं? व्याख्यान देना विद्यार्थी की दृष्टि से निष्क्रिय क्रिया है। ये भी एक व्यापक चर्चा मुझे करनी है। अभी जितना भी समय है उस पर मैं सबसे ज्यादा इसमें थोड़ा ध्यान दूंगा, बाकी 10वां प्रश्न तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक एक कथन पर मैं चर्चा करूंगा। कौन सा कथन सही है? सिर्फ इसमें सी और ई सही है, बाकी जो 3 कथन है वो गलत है। व्याख्यान देना विद्यार्थी की दृष्टि से एक निष्क्रिय क्रिया है। मैं इसके बारे में अभी बात कर चुका हूँ। पियाजे चुपचाप बैठे हुए व्यक्ति को भी निष्क्रिय नहीं मानता। वो कहते हैं कि वो अभी भी सूचनाओं का असिमिलेशन कर रहा है या सूचनाओं का एक तरीके से अभ्यनुकूलन कर रहा है, आत्मसातकरण कर रहा है और पुरानी सूचनाओं के साथ एक नया स्कीमाटा, नया व्यवस्था चित्रों को गढ़ रहा है। तो चिंतन, तर्क, स्मृतियां, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, इन सब का उपयोग भी किया जाता है और इसके द्वारा ही हम सीखते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो व्याख्यान देना विद्यार्थी की दृष्टि से निष्क्रिय क्रिया है। ये संज्ञानवादी स्वीकार नहीं करते, व्यवहारवादी स्वीकार करते हैं, क्योंकि कोई अनुक्रिया दिखाई नहीं देती और जो मानसिक क्रियाएं हैं वह व्यवहारवादियों की दृष्टि से मनोविज्ञान से बाह्य विषय वस्तु है और वो ज्यादा ही गणितीय और एक भौतिक विज्ञान की श्रेणियों में बात करते हैं। तो इसलिए व्याख्यान देने से विद्यार्थी एक निष्क्रिय बैठा रहता है, ऐसा जो मंतव्य है वो व्यवहारवादियों की दृष्टि से तो सही है, लेकिन संज्ञानवादियों की दृष्टि से ठीक नहीं है। खासकर आप अन्वेषणात्मक अधिगम या ऑस्वेल को जरूर पढ़िएगा तो इसमें और आपको स्पष्ट होगा। सामूहिक परिचर्चा में अध्यापक नेतृत्व प्रदान करता है, ये भी ठीक नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया यदि है तो उसमें मैंने कल इसको स्पष्ट किया था, एक सबसे अच्छी कक्षा तो वह होगी जिसमें विद्यार्थी सीख रहा होता है और विद्यार्थी से अध्यापक सीख रहा होता है। इसका मतलब यह है कि जब अध्यापक न होकर एक सह अधिगम करता होता है तो उस दृष्टि से सामूहिक परिचर्चाओं का नेतृत्व सभी करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। विद्यार्थी भी, ये नहीं कह रहा हूं कि अध्यापक नेतृत्व नहीं करते हैं, अध्यापक भी नेतृत्व करते हैं, लेकिन अध्यापक ही नेतृत्व करते हैं ऐसा नहीं है, विद्यार्थी भी नेतृत्व करते हैं। विचारावेश की विधि एक निष्कर्षहीन प्रक्रिया है। निष्कर्षहीन प्रक्रिया में थोड़ा सा मुझे स्पष्ट करना चाहिए था कथन के अंदर ही। इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, मेरी भी एक त्रुटि हो सकती है जिसको मैं सुधार रहा हूँ। विचारावेश एक निष्कर्षहीन प्रक्रिया है, मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी। इसका हेतु यह है कि एक सुनियोजित निष्कर्ष हमको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। निष्कर्ष तो होते ही हैं, जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हर व्यक्ति अपने जो भी एक सहज विचार आते हैं उनको प्रकट करते हैं, लेकिन अंत में हम कोई विशेष विचारों को ही स्वीकार करेंगे या विशेष विचारों की प्राप्ति करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने इसके बारे में जब डिटेल में पढ़ा होगा तो आपने विषय जानते होंगे कि विचारावेश की प्रक्रिया को सृजनात्मकता से बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। तो सृजनात्मकता की प्रक्रिया में विचारावेश की प्रक्रिया एक चरण की तरह है। उसके बाद जो विचार प्राप्त होते हैं सृजनात्मकता की प्रक्रिया में, नंबर 2 पर उनका विश्लेषण होता है और नंबर 3 पर कह सकते हैं कि ये तय होता है कि हमें किस प्रकार का कार्य करना है। तो विश्लेषण के बाद कुछ खास निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ये हमारी एक विचारावेश ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो भी एक विधि हमने प्रयोग की उसका एक परिणाम है। लेकिन मैंने कल भी कहा था कुछ विधियां ऐसी हैं जिनकी प्रक्रिया ही अपने आप में परिणाम होती है। तो निष्कर्षहीन मतलब
पूर्णतः पहले से नियत कोई निष्कर्ष हो, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। एक सहज, स्वाभाविक और उन्मुक्त प्रक्रिया होती है, जिसमें कभी निष्कर्ष स्पष्ट हो भी सकते हैं और कभी स्पष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सभी लोगों के विचारों का विश्लेषण करके एक निश्चित निष्कर्ष निकालना, जहां तक मुझे थोड़ा सा अनुभव है, इस दृष्टि से कठिन होता है। तो ये विषय इस तरीके से आपको मुझे स्पष्ट करना था। आगे वाला विषय है कि प्रायोजना हेतु पाठ्यक्रम आधारित मुद्दे अत्यंत उपयोगी होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव स्थिति है। ये बहुत, अब इसमें तो बहुत सारी बातें मुझे करनी थी। किलपैट्रिक, जिसने सामाजिकता को बहुत ज्यादा महत्व दिया, और हम ये सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि प्रायोजना जो मेथड है वो प्रयोजनवादियों का विषय है। और प्रयोजनवादी जिन्होंने एक तरह से प्रगतिशील जो पाठ्यचर्या है, प्रगतिशील शिक्षण विधियां हैं, उनको स्वीकार किया है। तो जहां पर पाठ्य वस्तु ही इतनी ज्यादा प्रगतिशील हो, तो वो पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रह सकती। पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं है ये, बल्कि विद्यार्थियों और उनके आसपास का जो समाज है, विद्यार्थियों के अपने जो सामाजिक अनुभव हैं, उन पर केंद्रित प्रायोजना विधि होती है। और इसमें एक चीज और है कि जीवन की यथार्थ समस्याओं पर केंद्रित प्रायोजना विधि होती है। प्रायोजना विधि का जो मुख्य आधार है या विषय है, वह है कि विद्यार्थी अपने रियलिस्टिक यथार्थ अनुभव किस प्रकार के रखते हैं, उन अनुभवों के आधार पर, उन अनुभवों से ही वो किसी समस्या का चयन करते हैं, और वह समस्या ही उनकी प्रायोजना विधि का एक पूरा ट्रैक तैयार करती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं है। पाठ्य पुस्तक का कोई मुद्दा कभी कभार ले सकते हैं यदि वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, लेकिन विषय क्या है, विद्यार्थियों के यथार्थतावादी या यथार्थ अनुभव। और ये जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों के यथार्थ अनुभव परिभाषित हो। तो इसलिए अत्यंत उपयोगी नहीं होते, कदाचित उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन प्रायोजना है तो सबसे ज्यादा जो मुद्दे उपयोगी होते हैं वो है विद्यार्थी के अपने वैयक्तिक यथार्थ अनुभव। आखिरी वाक्य पे आता हूं, जो वाक्य बहुत सही है। प्रश्नोत्तर विधि रचनात्मक विधि है। कल मैंने इसकी चर्चा की थी कि कैसे प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा एक शिक्षण भी होता है और आकलन भी होता है। कल की चर्चा मेरी कुछ पर्याप्त थी, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। सिर्फ इतना करूंगा कि प्रश्नोत्तर विधि इसलिए रचनात्मक है कि वो ये वैयक्तिक संज्ञानवादी भी है और सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित भी है। तो इस 90 प्रश्न में सिर्फ 2 कथन सरल सही है। वो ये कि विचारावश्य प्रक्रिया वो निष्कर्षहीन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें निष्कर्षहीन मतलब पूर्व निर्धारित निष्कर्ष में नहीं होता। निष्कर्ष क्या होगा या निष्कर्ष होगा कि नहीं होगा, ये भी प्रक्रिया पर तय होता है, पहले से तय नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे चर्चा हो जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, लेकिन अंततः मालूम ही नहीं पड़ता कि हम क्या जान पाए या क्या निर्णय कर पाए। तो निष्कर्ष का मतलब यहाँ पे निर्णय है। जरूरी नहीं है कि आप निर्णय पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन फिर इसका औचित्य क्या है? जब निष्कर्ष ही नहीं निकलने वाला है या निर्णय नहीं निकलने वाला है, तो औचित्य क्या है इसका? औचित्य यह है कि जितने भी उस चर्चा में या विचारावेश प्रक्रिया में शामिल सदस्य लोग हैं, वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें, अपने विचारों को सहज रूप से रख सकें, अपने तर्कों के साथ रख सकें। यह इसका औचित्य है। तो निष्कर्ष निकल भी सकते हैं और नहीं भी निकल सकते हैं, लेकिन पूर्व निर्धारित निष्कर्ष तो नहीं होते हैं। और प्रश्नोत्तर विधि एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ये सही है क्योंकि ये वैज्ञानिक वैयक्तिक संज्ञानवादी प्रक्रिया है, और ये एक सामाजिक अंतःक्रिया के दृष्टि से भी ये जो प्रश्नोत्तर विधि है वो रचनावादी प्रक्रिया मानी जाती है। आज का मैं आखिरी प्रश्न लेता हूँ, शिक्षक की सर्वोपरि भूमिका क्या है? इसके बारे में भी इतना ही कहा जा सकता है, क्योंकि मैं कल भी चर्चा की है, आज भी चर्चा की है। एक अच्छा शिक्षक वही है जो खुद सीख रहा हो, तभी वो सिखा सकता है। टैगोर तो कहते थे कि जो दिया खुद जल रहा है वही किसी को प्रज्वलित कर सकता है। इसका मतलब ये कि जो खुद सीख रहा है, यावत जीव मदिते विप्रह, तो हम हमेशा सीखते रहते हैं, और जो सीखते रहते हैं वो अपने विद्यार्थियों से भी सीखते रहते हैं।
तो यहाँ पर अध्यापक की जो सर्वोपरि भूमिका है वह सह अधिगमकर्ता की है, और वह सह अधिगमकर्ता है तो बाकी सब इसके अंदर शामिल है। ये एक हाथी का पांव है जिसमें सारे पांव आ जाएंगे। अगर वो सह अधिगमकर्ता है तो वो कुशल व्यवस्थापक भी होगा, वह अनुशासक भी होगा। अनुशासन के बारे में तो जय कृष्णमूर्ति की अलग ही धारणा है, और वो बहुत प्रासंगिक है इस संदर्भ में, कि अनुशासन का मतलब होता है विद्यार्थियों को एक व्यवस्था का बोध कराना, और यदि उस व्यवस्था का बोध कर लेते हैं तो वो उस फिर आपको बताना नहीं पड़ता है कि उनको चुप हो जाना चाहिए या शांत हो जाना चाहिए या बात करनी चाहिए या बात नहीं करनी चाहिए। तो सह अधिगम अधिगम की प्रक्रिया में एक जब सह अधिगम करता होता है तो प्रभावी अभिप्रेरणा भी आती है। विद्यार्थी जब अपने अध्यापकों को देखते हैं कि वो हमसे सीख रहे हैं, तो विद्यार्थियों को ये अभिप्रेरणा प्राप्त होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कुछ कहें जिससे कि उनका अध्यापक सीख सके। ये एक मजेदार बात हो जाती है जब अध्यापक बोलता है कक्षा के अंदर, अरे तुमने तो बहुत अच्छी बात की जिसका तो मुझे ज्ञान नहीं था, जिसका मुझे परिचय नहीं था, अरे ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये एक तरीके से मैकेनिज्म है, एक तरीके से एक युक्ति है जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों को अभिप्रेत करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सहभागी इस प्रक्रिया में बन सके। तो वह कुशल व्यवस्थापक भी बनेगा, अनुशासक भी बनेगा, और प्रभावी अभिप्रेरक भी बनेगा, यदि वह स्वयं सीखने के लिए एक इच्छा रखता है और स्वयं सीखना चाहता है। तो इस दृष्टि से मैंने कहा कि शिक्षक की जो भूमिका है वह सर्वोपरि यही है कि उसे भी निरंतर सीखते रहना चाहिए, और जब उस खुद सीखता रहेगा तो उसे विद्यार्थियों की भी जो पृष्ठभूमियां है उसका बोध होगा। और अधिगम शब्द तो बहुत बहुत सही शब्द है जो भारतीय दृष्टि से भी है। जिसने भी पहली दफा लर्निंग इस शब्द के लिए अधिगम कहा होगा, बड़ा उपयुक्त शब्द उसने दिया, क्योंकि संभावना कुछ भी थी कि और कोई शब्द भी इसकी जगह रखा जा सकता था, लेकिन अधिगम मैं पाठ्यपुस्तक में पढ़ रहा था तो उसमें ज्ञाने प्राप्त हो स्वीकार्य च, ऐसा अधिगम के विषय में कहा है। तो अधिगम शब्द का भारतीय दृष्टि से भी सटीक अर्थ है, वो यही है कि हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, या निश्चयाधिगम या प्रमाण निरधिगम, इस प्रकार के जो हमारे सूत्र ग्रंथ हैं उनसे जो अर्थ निकलते हैं, वो भी ये है कि हम कैसे उस चीज की प्राप्ति करें, हम कैसे उस चीज को जाने, कैसे उसकी स्वीकृति करें। तो सह अधिगम कर्ता का तात्पर्य होगा कि वो खुद भी जैसे विद्यार्थी जानने के लिए उत्सुक होते हैं, ऐसी उत्सुकता अध्यापक में भी होनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऐसी उत्सुकता और ऐसा आग्रह, ऐसी ऐसी कह सकते हैं कि ऐसी अंतः प्रेरणा उस अध्यापक के अंदर भी होनी चाहिए, और उसे कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि वो जो कुछ भी जानता है वो सब कुछ है और अब उसे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, अब उसे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अब उसे कुछ भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। यावत जब तक जीवन है तब तक हम अध्ययन करते हैं, तो हमें अपने विद्यार्थियों के साथ भी अध्ययन करना चाहिए, विद्यार्थियों की बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए, और हमें अपनी बात को ठीक वैसे कहनी चाहिए जैसे कि विद्यार्थी अपनी बात को जितनी विनम्रता से, जितनी विनय के साथ प्रस्तुत करते हैं, और जितनी जितनी एक तरह से आश्चर्य के साथ अपनी बात को रखते हैं, हमें अपनी बात भी अपनी कक्षा में उसी तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए। तो इससे जितनी भी एक सकारात्मक अंतःक्रिया विकसित होगी या निर्मित होगी, वह सामाजिक अंतःक्रिया होगी, और वह अधिगम उस प्रकार का परिवेश या उस प्रकार की शिक्षण विधियां अधिगम और जरूरी है। तो ये जो मैंने 2 दिन में आपसे चर्चा की शिक्षण अभिक्षमता के मूल विषय के बारे में थी। तो शिक्षण अभिक्षमता में हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हमें एक सक्रिय अधिगमकर्ता की भूमिका को स्वीकार करना है, और फिर एक ऐसा परिवेश का निर्माण करना है जिसमें वह मनुष्य समझे जाए, और मनुष्य की जिस प्रकार से अनुभूतियां होती हैं, जिस प्रकार से मनोदशाएं और उनका एक व्यक्तित्व होता है, वह व्यक्तित्व, वह सब कुछ आपकी जो भी एक अंतःक्रिया है, ये सामाजिक अंतःक्रिया है, उसमें वह रिफ्लेक्ट, वो प्रतिबिंबित होनी चाहिए। तो आज का विषय इन बाकी 6 प्रश्नों के आधार पर ही था जो मैंने यहाँ पर चर्चा में लिया। तो मैं समय तो भी थोड़ा सा था, लेकिन मैं इसको यहीं विराम देना चाहूंगा। यदि कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
सर नमस्ते रमेश जी, सर। आप मेरी बात सुन रहे होंगे? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, एक सवाल है। क्या है? नमस्ते सर। सर जो नमस्ते। आपने कहा कि जो भी एक क्वेश्चन है, आपने कहा व्यावहारिक दृष्टि से एक आंसर है और संज्ञानात्मक दृष्टि से एक आंसर होगा। बीच में एक क्वेश्चन का समझाने वक्त आपने कहा था, तो अगर ऐसे एक क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे उसमें ना रहे कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप विचार कीजिए और संज्ञानात्मक दृष्टि से, ऐसे कुछ ना हो, सिर्फ क्वेश्चन हो, तो हमें किस दौर से समझकर वो आंसर को क्लिक करना चाहिए? कुछ भी हो सकता है कि चार के चार ऑप्शन से सही जैसे लगते हैं। और वो विकल्पों में जब इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं तो उनमें एक विभेदात्मकता तो होती है, लेकिन इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि वर्तमान में जिस व्यवस्था को उपयुक्त माना जा रहा है और उस उपयुक्तता के पीछे तर्क भी हैं, उन तर्कों को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं बार बार एनसीएफ इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी शिक्षा प्रणाली उसके इर्द गिर्द है, और नहीं है तो हम वैसी शिक्षा प्रणाली बनाना चाहते हैं। तो कभी जब भी आगे वाला सेशन होगा तो मैं व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद, इन तीनों को लेकर चर्चा करूंगा। और ये स्पष्ट करने में ऐसा इसलिए अभी नहीं कह सकता कि यही विकल्प समझिए, लेकिन मैं उस चर्चा के बाद आपसे जरूर पूछूंगा कि क्या इन सारे आवाज नहीं दृष्टियों आ में क्या रही। ठीक है। आप ये देखिए, मैं फिर कंक्लूड यही करूंगा इस विषय को कि आप ये देखिए कि विद्यार्थी किसमें ज्यादा सक्रिय है, और सक्रियता आप उसकी व्यवहारिक दृष्टि से मत देखिए, उसकी मनोवैज्ञानिक तरीके से देखिए। व्यवहारवादियों को सिर्फ एक दृष्टि से खारिज नहीं किया जाता कि वो यांत्रिक हैं। यांत्रिक होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पूरे के पूरा मनुष्य जो है वही खतरे में पड़ जाता है। आप उसे एक पशु की तरह व्यवहार करेंगे, यंत्र की तरह व्यवहार करेंगे, डेकार्ट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने क्या मान के रखा है कि वह वैसे ही सीखता है जैसे कि पशु सीखता है। तो ये है कि सत्यता और ज्यादा उपयुक्तता क्या है। विकल्पों में हमें यह भी विकल्प सही है, यह भी विकल्प सही है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प क्या है, यह चयन करना चाहिए। तो विद्यार्थी की दृष्टि से देखा जाए तो वह विकल्प सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा है, सबसे ज्यादा अपने जीवन के अनुभवों से सीख पा रहा है। अगर आप ये मानते हैं कि वो पाठ्य पुस्तकों से ही सीखेगा या अध्यापक जो सिखाना चाहता है वही सीखेगा, तो इस तरीके से पूरी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संकुचित हो जाती है। फिर वो रचनात्मक आप फिर सृजनात्मकता की बात नहीं कर सकते हैं, आलोचनात्मकता की बात नहीं कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसी पद्धतियों को लागू करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो वहां पर निर्णायक जो तत्व है वो यही है कि आप ये निर्णय लीजिए कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा गतिशील है, सबसे ज्यादा जिस जिस विकल्प के द्वारा सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी है वह अपनी अनुभूतियों का, अपनी धारणाओं का, अपनी मान्यताओं का, अपनी चिंतन शक्तियों का, स्मृतियों का, मैं कभी चर्चा करूंगा कि स्मृतियां कितना बड़ा रोल अदा करती हैं। और ये स्मृतियां अध्यापक की नहीं चलेंगी सीखने की प्रक्रिया में, ये स्मृतियां विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण है। तो स्मृतियों का, उसकी भाषा का कहाँ सबसे ज्यादा उपयोग है, जहां इन सारी विषय वस्तुओं का सबसे ज्यादा उपयोग होगा, वह विकल्प सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। मैं अभी सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। तो ये तो निर्णय आपको एक एक विकल्प के आधार पर लेना पड़ेगा। जहां आपको इस प्रकार के विकल्पों में कहीं संदेह होता है तो आप मुझे जरूर व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगा और हम फिर मिलके निर्णय लेंगे कि ये विकल्प आखिर सही क्यों है। अभी मैं इतना कह सकता हूँ। धन्यवाद सर। और कोई सवाल? और किसी का कोई प्रश्न हो तो गुरुजी से पूछ सकता है। गुरुदेव शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हरिओम। जी 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 गुरुदेव, आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं
जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी 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 गुरुजी, शायद किसी का कोई प्रश्न अब नहीं है, आपने इतने अच्छे से विषय वस्तु हम लोग के समक्ष रखी, जी जी। तो सारा